हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, दैट वाज रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट डिसीजन। और आज मैं आपको उसके ऊपर सम सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे उस टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। देखें क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले आपके मॉड्यूल में, पेज नंबर 70 पे। उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो डेटा दे रखा है वो उसी टॉपिक के रिलेटेड है या उसी फ्लो में हमें सॉल्व करना है। डेटा में क्या बोला है देखते हैं। फ्यूचर इंडिया प्रेस इज एनालाइजिंग द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 3 प्रिंटिंग जॉब्स put up for bid by the Department of Revenue. Assume that the company is marginal city plus state plus corporate tax rate is 50% and the other data is given. इन शॉर्ट ऐसा है कि 3 जॉब्स अवेलेबल हैं और तीनों जॉब्स में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी बेटर है, एनपीवी और कैश फ्लोज और वो सब के बेसिस पे डेटा आपको दे रखा है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो यू हैव टू बिड एट ₹5 पर यूनिट, तो आप जीत सकते हो। मतलब इन शॉर्ट रेवेन्यू इतना मिलेगा आपको, एक यूनिट बनाने का ₹5। उसके सामने ₹2 आपका खर्चा हो जाएगा, ₹3 आपका कंट्रीब्यूशन है। एनुअल सेल्स वॉल्यूम जो है वो 8 लाख यूनिट है। ये रुपए नहीं आएंगे, यूनिट है। एनुअल यूनिट सेल्स वॉल्यूम बोला है, ठीक है। तो अच्छा, रुपीज़ में ही दे रखा है, ठीक है। एक बार इसको क्लियर कर लें, क्योंकि यूनिट सेल्स वॉल्यूम लिखा है फिर ₹8 लाख दिया है। होने को दोनों हो सकता है, जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं फिर मैं वैसे ही ले रहा हूँ। देखो ऊपर रुपीज़ लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर ईयर में फिर 8 लाख यूनिट मान के मल्टीप्लाई किया है, तो मिस्टेक है वो। ये गलतियाँ थोड़ी भारी पड़ जाती हैं। यहाँ पे ये रुपीज़ नहीं है, ये भी यहाँ पे रुपीज़ नहीं है, ये भी रुपीज़ नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो आगे का डेटा है। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इनिशियल वो दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, 6 ईयर्स की प्रोजेक्ट्स की लाइफ है, डेप्रिसिएशन यूज़ होता है एसएलएम बेसिस पे, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है, रिस्क तीनों बिजनेसेस का सेम है, और कंपनी ने कुछ ₹60,000 ऑलरेडी स्पेंड किया है जिसको अमोर्टाइज करना है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो तीनों में से बेटर है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी एंड कैश फ्लोज एंड ऑल। अब तीनों का कैलकुलेशन वैसे तो आप कॉलम बना के इसी तरीके से इस ऑर्डर में कर सकते हो, बट मैं आपको तीनों का कैलकुलेशन करके नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि एक का कैलकुलेशन मैं बताऊँगा, बाकी 2 का आप करोगे, फिर फाइनल आंसर हम कंपेयर कर पाएंगे। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन वाइज बता देता हूँ कैसे हमें जाना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अपना फ्लो वही रहेगा जो हम अभी रिप्लेसमेंट डिसीजन में लास्ट लेक्चर में देख रहे थे, ठीक है। तो फ्लो की बात करें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसा कुछ हमने किया था, तो हम उसी ऑर्डर में कैलकुलेशन पूरा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो पार्ट ए था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जॉब ए में 50 लाख रुपीज़ दे रखा है। मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो जॉब ए के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 50 लाख रुपीज़ दे रखा है। और इसके बाद जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में डेटा है आपके पास। उसके लिए रेवेन्यू का डेटा है, ₹5 पर यूनिट, खर्चा है, सब कुछ दे रखा है। तो हम पार्ट बी में क्या क्या कंसिडर करते हैं, हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कितना लग रहा है, कितना टोटल सेल होगा पर एनम, टैक्स का क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे प्रेजेंट करना है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम पर्टिकुलर्स लिखते जाएंगे कि भाई जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा 8 लाख यूनिट पे ₹5 के हिसाब से, ₹40 लाख, ठीक है। लेस जो डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है
वो है 8 लाख रुपए पे 2 रुपये के हिसाब से 16 लाख रुपीस। तो इफ़ेक्टिवली जो कंट्रीब्यूशन है, इसको आप कॉन्ट्री बोलो या प्रॉफिट बोलो, बिफोर डेप्री एंड टैक्स, डेप्री से पहले और टैक्स से पहले जो प्रॉफिट लग रहा है वो 24 लाख हमें मिल रहा है। अब इसमें से हमें क्या क्या लेस करना होगा? वैसे तो डेप्रीसिएशन और टैक्स ही लेस होता है, और कोई एक्सपेंस कुछ बोला हुआ है तो वो कर देते हैं। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये भी एक खर्चा है, ये भी तो लेस होगा। ₹90,000, 23,10,000। इसमें से हमें आगे माइनस करना है, एक तो अमोर्टाइजेशन और दूसरा डेप्रीसिएशन एज पर द SLM मेथड। इन सब का कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो कि आपने अमाउंट गिना कैसे। नो डाउट MCQ है, आपको ये सब बातों से मतलब नहीं है, बट जो एक फ़्लो है पढ़ाने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम डेप्री की बात करते हैं तो कैसे गिनेंगे? इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख है, यूज़फुल लाइफ 6 साल है, कुछ इन्होंने सैल्वेज वैल्यू जैसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे सैल्वेज वैल्यू। तो 50 लाख रुपए की मशीन, 6 साल की लाइफ, तो डेप्री आ रहा है 8,33,333 रुपीज़। तो ये डेप्री का अमाउंट तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार, ये लेस होगा। अमोर्टाइजेशन के लिए क्या बोला था? 60,000 रुपीज़ का कॉस्ट ऑलरेडी लग चुका है, और ये भी प्रोजेक्ट की लाइफ पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 60,000 जो है इसको आप 6 साल में डिवाइड करो, पर एनम 10,000 रुपीज़ अमोर्टाइजेशन आपको करना है, वो भी कर लेते हैं। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 अमोर्टाइजेशन का, सारा लेस कर दो और कोई खर्चा है नहीं। 23,10,000 माइनस 10,000 एंड माइनस 833,333, तो ये अमाउंट आ रहा है फाइनली 14,66,667, और ये आपका बन रहा है एक्चुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें सिर्फ टैक्सेशन लेस करना बाकी है और कोई एक्सपेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। टैक्सेशन लेस कर देते हैं, अब मैं स्लाइड इसमें चेंज कर देता हूँ। टैक्स कितना बोला है? 50%। टैक्स को लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट बचेगा 7,33,334। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है दिस इज़ द लास्ट अमाउंट। ये PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट हमें पता है कि हमें चाहिए CFAT। तो इसमें हमें दो चीज़ें यहाँ ऐड करनी पड़ेंगी। यूजुअली तो क्या होता है कि डेप्री ऐड होता है, लेकिन यहाँ डेप्री के साथ साथ अमोर्टाइजेशन जो है वो भी ऐड हो जाएगा। और डेप्री का अमाउंट हमने देखा था 8 और उसके बाद बहुत सारे 3। अमोर्टाइजेशन में हम देख रहे हैं 10,000, इसको प्लस कर दो। अब इसको ऐड करके देखें कितना अमाउंट आ रहा है। इट इज़ 15,76,667। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल कैश फ्लोज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? 15,76,667, तो दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेशनल कैश फ्लोज। अब ये पार्ट बी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पार्ट बी में इतना ही था। अब हमें देखना है पार्ट सी
कि क्या टर्मिनल कैश फ्लोज में सैल्वेज वैल्यू में, अच्छा इसमें एक चीज़ रह गई, सॉरी मैंने प्रेजेंट वैल्यू नहीं किया, दिस इज़ CFAT, मैं गलत कर रहा हूँ, एक मिनट हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो अमाउंट है दिस इज़ CFAT पर एनम, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, सॉरी, CFAT पर एनम। अब हमें तो टोटल चाहिए 6 साल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% बोला है, इसमें मल्टीप्लाई होगा PV एट 14% फॉर 6 ईयर्स। ये आप गिन सकते हो कैलसी पे, 1 डिवाइड बाई 1.14, 1 2 3 4 5 6 GT। फैक्टर आ रहा है मेरा 3.889, 3 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देते हैं। मैंने एक बार स्क्रीन पे जो वैल्यू थी वही ले ली है कैलसी पे, तो आप अगर राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। एक मिनट, ये अमाउंट आ रहा है, दिस इज़ पार्ट बी, ठीक है, ये फाइनली पार्ट बी आ चुका है। पार्ट सी में एक्चुअली कुछ है नहीं, टर्मिनल कैश फ्लोज में तो कुछ भी दिया हुआ ही नहीं है, ना सैल्वेज वैल्यू है, ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली NPV निकालने के लिए कैलकुलेशन कर सकता हूँ आगे। NPV के लिए मतलब फाइनल जो डिसीजन मेकिंग होता है उसके लिए हम देखते हैं पार्ट बी प्लस पार्ट सी माइनस पार्ट ए। पार्ट बी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 61,31,134, पार्ट सी 0, पार्ट ए मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए। देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव ही कुछ बचेगा, 11,31,134। इसका मतलब अगर आपने ये जॉब ए सिलेक्ट किया तो इसमें आपका NPV आ जाएगा 11,31,134। अब जैसे मैंने ये गिना वैसे ही आप जॉब बी और जॉब सी के लिए NPV निकाल लो कि भाई कितना आ रहा है। अभी इनका आंसर ही डायरेक्ट देख लेते हैं। इनका NPV ये आ रहा है और ये अपना आया था। ये CFAT पे ही डायरेक्ट कंपैरिजन, सॉरी मैं वही अमाउंट देख रहा हूँ वापस, NPV, हाँ ये रहा, ये इनका NPV जॉब ए का अपना भी आ गया, जॉब बी का, जॉब सी का। इस हिसाब से अगर मुझे रैंकिंग देने के लिए बोला जाए तो NPV के बेसिस पे मैं पहले जॉब सी पे दिमाग लगाऊंगा, उसमें पैसे ब्लॉक करूंगा अपने। उसके बाद मैं अगर सेकंड रैंक देना हो तो जॉब ए और थर्ड रैंक जॉब बी। तो ये ऑर्डर रहेगा जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इस तरीके के सम्स को अपीयर करने का जब हमें ऐसे डिसीजंस लेने हो। अभी सिमिलर सम्स मैं आपको बता दूं जो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि MCQs हैं, पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन 7 है इस पैटर्न पे, पर वो मुझे ही कराना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पता चल रहा है। क्वेश्चन 7 मैं ही कराऊंगा, क्वेश्चन 8 में भी मुझे आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये तो अपन दो करेंगे, 7 8, बाकी 9 तो मैंने बताया था। ठीक है, तो हमें अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 जो है वो अपियर करना है, और फिर उसके बेसिस पे हमें ये रिप्लेसमेंट डिसीजन जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप ये सम एक बार प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 7 और फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।